हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आर्या एकेडमी वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोलता है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जितने भी स्टेटमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, यू जस्ट हैव टू राइट देम इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इन सबको आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है, उन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। The area of a rectangular plot is 528 meter square, यानी एरिया दिया हुआ है, and the length of the plot is one more than twice its breadth। तो लेंथ और ब्रेड्थ में कुछ हमें रिलेशन दिया है। क्या बोल रहा है कि ये जो प्लॉट है, वो लेंथ जो है ना, वो ब्रेड्थ को अगर मैं डबल कर दूं यानी ट्वाइस कर दूं, उससे भी एक ज्यादा है। क्या बोला मैंने? द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ के बारे में ये बोल रहा है कि ब्रेड्थ को अगर मैं डबल भी कर दूं, उसमें अगर एक ऐड कर दूं, सो दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लॉट। कैसे स्टार्ट करें? देखिए, सबसे पहले हमें एरिया दिया है, उसको आप लिख दो। एरिया कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रेड्थ को मैं एक्स एज्यूम करता हूँ। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स। ब्रेड्थ को मैंने एक्स मीटर, ब्रेड्थ को मैंने एक्स मीटर्स एज्यूम किया, ठीक है। अब लेंथ कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगा? सो लेंथ के बारे में क्या बोलता है? लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड। तो मैं ब्रेड्थ को पहले टू टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है। अब लेंथ जो है ना, ब्रेड्थ को ट्वाइस करने पे भी वन मोर है, यानी कि प्लस वन है। आर यू ऑल गेटिंग? इज दिस क्लियर? सो लेंथ इज वन मोर देन प्लस वन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को मैंने डबल कर दिया, उसमें भी प्लस वन कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लॉट। ओके, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो अब क्या दिया हमें? एरिया दिया है, ब्रेड्थ दिया है और लेंथ दिया है। एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रिलेशन है, बस उसी को लिख देना है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इज दिस क्लियर? बस वैल्यूज को पुट कर दो, यानी कि 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया है? 2x प्लस वन और ब्रेड्थ है x, तो मैं पहले x लिख देता हूँ, यानी ब्रेड्थ इंटू लेंथ कर देता हूँ, बात एक ही है। x इंटू 2x प्लस वन। आई होप दिस इज क्लियर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाइए। तो 528 इज इक्वल टू एक्स इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, एंड x इंटू वन क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। इज दिस क्लियर? सारे टर्म्स को एक साइड कर दीजिए। ये जो 528 मैं राइट में कर देता हूँ, तो इधर अगर इसको मैंने राइट में किया तो इधर क्या बचेगा लेफ्ट में? जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 528 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -528, राइट। मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा और इसको रीअरेंज कर लूँ तो क्या होगा? मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स -528 इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या है? हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिलहाल हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें बस बोला कि स्टेटमेंट को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। सो व्हाट इज गिवन? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है ये समझिए। आपको हो सकता है पहले से पता हो, बट फिर भी लेट्स से कि मेरा एक कोई भी नंबर है 5, राइट। तो इसका कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट इसके बाद वाला, ठीक है, जस्ट आफ्टर दिस। तो इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा? ऑब्वियसली 6 होगा, राइट। तो ये 5 के बाद 6 कैसे मिला हमें? तो मैंने क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया, सिंपली प्लस वन कर दिया। आर यू ऑल गेटिंग? 5 में प्लस वन कर दिया, 6 मिल गया। इसी तरीके से मेरा कोई भी नंबर, मान लीजिए कि मेरा कोई एक इंटीजर है 105, इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या होगा? 106 होगा। तो ये मुझे कैसे मिला? कुछ नहीं किया, मैंने पहले इंटीजर में सिंपली प्लस वन कर दिया, प्लस वन किया तो ये मिल गया। उसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जस्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। So the product of the two consecutive integer is 306. So since we don't know what is my first and consecutive integer, तो मैं पहले इंटीजर को x एज्यूम कर सकता हूँ। सो कैसे एज्यूम करूंगा? लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। पहला इंटीजर अगर x है, राइट, सो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? सेकंड मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? जो भी मेरा पहला इंटीजर है, अभी क्या बोला मैंने? जो भी आपका पहला इंटीजर है उसमें प्लस वन कर दो, जो भी आपका पहला इंटीजर है उसमें प्लस वन कर दो। तो मेरा पहला इंटीजर जो मैंने एज्यूम किया वो x, उसमें अगर मैं प्लस वन कर दूं,
तो वो क्या बन जाएगा, मेरा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इनके बारे में क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306, यानी इन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है ना, वो है 306। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, यानी कि दोनों इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी x इंटू एक्स प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू 306। अब इसको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई कर देना है, और क्या। x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू वन क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 306। ठीक है, इसको आपको करना क्या है, सिर्फ रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज का मतलब क्या है, कि मैं ये सारे टर्म्स को एक साइड करता हूँ, लेफ्ट में कर देता हूँ। तो लेफ्ट वाले को मैंने वैसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 अगर राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, -306, और ये राइट में क्या बचेगा, 0। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद फिलहाल आपको सॉल्व नहीं करना है, ये हम लोग आगे देखेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, काफी इजी लग रहा होगा, है ही बहुत आसान। Yeah! लेट्स सी। Woo! रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब क्या समझे, यानी कि रोहन की मम्मी जो है उससे 26 साल 26 ईयर्स बड़ी हैं, ओल्डर है, ठीक है। द प्रोडक्ट, यानी ये प्रेजेंट सिचुएशन, राइट, एट प्रेजेंट रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर टू हिम, राइट। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री। इसका मतलब क्या समझा, बी केयरफुल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी जो भी एज है उसके 3 साल के बाद के जो भी उनके एजेस होंगे, उनका प्रोडक्ट होगा 360 डिग्रीज। सो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो कैसे स्टार्ट करें, देखिए इस टाइप के सम को क्या एज एज प्रॉब्लम्स है, तो इनको आप पहले पहले जो प्रेजेंट है उसको आप लिख दो। प्रेजेंट एज के बारे में एग्जैक्ट एज तो हमें पता है नहीं, तो डेफिनेटली हमें कुछ एज्यूम करना होगा। तो रोहन की मम्मी जो है उससे 26 साल बड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट, प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है, लेट रोहन्स एज, यानी रोहन्स का प्रेजेंट एज जो है उसको मैं लेता हूँ एक्स ईयर्स, कितना, एक्स ईयर्स। तो रोहन का प्रेजेंट एज अगर एक्स ईयर्स है, तो मदर्स का एज कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मदर्स एज। मदर्स एज के बारे में क्या दिया, मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि उस रोहन का जो भी एज है उससे 26 साल बड़ा, यानी कि प्लस 26। सो दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर, राइट। तो प्रेजेंट एज के बारे में क्या मिला हमें, एक्स ईयर्स है रोहन का एज, और मम्मी का एज हो गया एक्स प्लस 26। अब क्या हो रहा है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि पहले मुझे ये जानना होगा कि 3 साल बाद उनका एज होगा क्या। तो पहले मैं लिखूंगा आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years उनके एजेस क्या होंगे। देखिए रोहन का 3 साल के बाद एज क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना एज अभी है उसमें 3 साल ज्यादा हो जाएगा, यानी एक्स अभी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बड़ा हो जाएगा वो। अगर आपकी उम्र अभी कुछ है तो आप 3 साल बाद कितने को होंगे, जितना अभी है उससे 3 बड़ा। तो यानी कि प्रेजेंट एज में मैंने 3 साल बढ़ा दिया। उसी तरीके से मदर्स एज क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी मदर्स एज आफ्टर 3 years। तो अभी जो मम्मी का एज है उसमें 3 साल बड़ा कर दो, यानी कि एक्स प्लस 26 उनका प्रेजेंट एज है, 3 साल और बड़ा कर दो, तो दिस विल बी हर एज आफ्टर 3 years। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब देखिए क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ इज 360, यानी 3 साल के बाद जो उनका एज है ना, जैसे रोहन का एज ये है और मदर का एज ये है, इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, राइट। यानी कि दिस एज इनटू दिस एज इज गिवन टू अस, उसी को हम बस लिख देंगे। यानी कि एज ऑफ रोहन, यानी कि ऑब्वियसली 3 साल बाद का, x+3, एंड एज ऑफ द मदर यानी कि x प्लस, अब ये 26 और 3 को मैं ऐड कर देता हूँ, इट विल गिव मी 29। so this is the age of Rohan after 3 years and this is the age of mother after 3 years। और उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट जो दिया है ना 3 साल बाद का, वो हमें दिया है 360। एनी प्रॉब्लम, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले x से ये दोनों को कर दीजिए, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन x इंटू 29 क्या होगा, 29x हो जाएगा, देन 3 इंटू एक्स क्या होगा, +3x हो जाएगा, एंड 3 इंटू 29, तो 3 इंटू 29 क्या हो जाएगा, 60 20 87 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू 360। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
देखिए, ये एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही लिख दूंगा, और ये 29 और 3 ऐड हो जाएगा, लाइक टर्म्स है, तो कितना हो जाएगा, +32x, राइट। और ये +87, और ये 360 राइट से लेफ्ट में आएगा, तो -360, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर +32x, और ये क्या है, दोनों के साइंस डिफरेंट है, ये जरा x है, समझ गए, दिस इज 32x, और ये क्या है, +87 -360। तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 360 में से मैं पहले 87 को माइनस कर दूंगा, तो 10 - 7 इज 3, राइट। यहाँ क्या बचा, 5, तो 15 - 8 इज 7, एंड इधर क्या बचा, 2, सो 273। बट साइन क्या ले, माइनस या प्लस, तो ऑब्वियसली जो बड़ा होता है उसी का साइन लेते हैं, यानी कि -273, एंड दिस इज इक्वल टू 0। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी हैव टू डू। हमने क्या किया, वो स्टेटमेंट जो था ना, उसको एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कर दिया। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी नीडेड। होपफुली दोस्तों आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। काइंडली कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। A train travels a distance of 480 kilometers at uniform speed, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर स्पीड से वो 480 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल को करता है, राइट। यानी हमें स्पीड अभी नहीं पता है। आगे आगे क्या बोलता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि जो भी उसका नॉर्मल स्पीड था, उससे अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर्स कम होती, सो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। भाई ये तो कॉमन सी बात है कि मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वो आप एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। अगर वही डिस्टेंस को अगर आप कम स्पीड से ट्रेवल करोगे, जो आपका नॉर्मल स्पीड है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और वही डिस्टेंस को अगर ज्यादा स्पीड से करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी आपका जो यूजुअल स्पीड नॉर्मल स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया, तो इसको स्टार्ट कैसे करें। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा 2 कॉलम में आप कर दो, ताकि इजी हो। सही, पहले हम नॉर्मल स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट द यूजुअल स्पीड या नॉर्मल स्पीड, जो भी आपको लिखना है, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर, x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है ट्रेन, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर्स, राइट, 480 किलोमीटर्स। तो फिर एक चीज बताओ कि ये स्पीड से, यानी x किलोमीटर पर आवर से ये डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है, तो ट्रेन को कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। लेट्स से कि मैं उसको t1 से डिनोट करता हूँ, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कैसे, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अभी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, सो t इज इक्वल टू t इंटू एस। सो टाइम अगर मुझे चाहिए, टाइम, सो टाइम विल बी हाउ मच, दिस d डिवाइडेड बाई s। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना, ठीक है। तो इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था ट्रेन ने, ऑब्वियसली 480 किलोमीटर्स। और किस स्पीड से ट्रेवल किया था, x से, यानी इतना टाइम उसको लगा होगा यूजुअल स्पीड से अगर ट्रेवल करेगा, ठीक है। कितना टाइम, टाइम मतलब ये आवर्स में हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब आते हैं नए केस में, जो कि तुम्हारा नया स्पीड से ट्रेवल करता है। तो न्यू स्पीड क्या है, व्हाट इज द न्यू स्पीड, न्यू स्पीड विल बी जो भी हमारा पहले स्पीड था विच इज एक्स, उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सो न्यू स्पीड इज जो भी स्पीड पहले था एक्स, उसमें 8 माइनस कर दो। सो दिस इज द न्यू स्पीड विथ विच दिस ट्रेन इज ट्रेवलिंग। लेकिन ये बताओ कि डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, डिस्टेंस अभी भी उतनी ही कवर कर रही है ट्रेन, विच इज 480 kilometers. I hope this is clear. Now tell me, if this train is traveling with this speed and this distance, what will be the time it will take? So उसको मैं T2 से डिनोट करता हूँ। So टाइम कितना लगेगा, अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है अभी भी, वो है 480, और स्पीड कितनी है अभी, इट इज x माइनस 8। आई होप दिस इज क्लियर। सो इतना टाइम अभी वो लेगा, राइट, दैट ट्रेन विल टेक दिस मच ऑफ टाइम, एंड ऑब्वियसली इन आवर्स। अब देखो, ये क्या है,
480 अपॉन x है एंड दिस 480 अपॉन x माइनस 8 है. सो कैन यू टेल मी कि ये t1 विल बी मोर और दिस t2 विल बी मोर. एंड वैसे भी आपको क्वेश्चन में भी पता चल रहा है, अगर वो कम स्पीड से ट्रेवल करेगा तो इट विल टेक मोर टाइम, राइट? So t2 will be more than t1. We know that t2 is greater than t1, right? और कितना बड़ा है? Obviously 3 hours more. This t2 is 3 hours more than t1. तो मैं एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, t2 minus t1 is equal to 3. And this is the foundation of our equation. यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, राइट? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, पहले मैं यहाँ पर t1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं t2 लिख देता हूँ, राइट? अब t2 के बारे में क्या है? दिस t2 is 3 hours more. ये जो t2 है ना, ये t1 से 3 बड़ा है, राइट? t2 is more by how much? 3 than t1. तो अगर मैं t1 में 3 ऐड कर दूं तो t1 और t2 इक्वल नहीं हो जाएगा? आप इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो. सी अगेन, t2 और t1 मैंने लिख दिया. t2 जो है वो t1 से बड़ा है. कितना बड़ा है? 3. तो मैंने t1 में 3 ऐड कर दिया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? दिस 3 इज इक्वल टू t2 और t1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस t1. अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? सेम ही चीज मिल रहा है. t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3. तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट का यूज करो, या तो ऐसे सोचो या तो ऐसे सोचो, मतलब बड़ा माइनस छोटा, या फिर ये कॉन्सेप्ट, दोनों को इक्वल कैसे करें. ओके, तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं. तो इक्वेशन क्या बनने वाला है ये देखिए. इक्वेशन जो बनने वाला है वो है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज आवर t2? ये हमारा है t2. तो हम लिख देंगे क्या? 480 अपॉन x माइनस 8. दिस इज आवर t2, राइट? एंड माइनस t1 कितना है? ये हमारा है t1, 480 अपॉन x. तो मैंने उसको लिख दिया 480 अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू 3. अब हमें इसको सिंपली क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना, राइट? तो अब बताओ कि ये और ये, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इंटू दिस. तो मैं लिख देता हूँ x इंटू एक्स माइनस 8, राइट? अब कैसे करें? देखो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है. देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस 8 और एलसीएम क्या है? x इंटू एक्स माइनस 8. डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स माइनस 8 और एलसीएम में क्या है? x इंटू एक्स माइनस 8. तो हमें डिनोमिनेटर और ये एलसीएम को इक्वल करना है. तो कैसे होगा इक्वल? अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम को सेम करना है तो मुझे डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करना होगा. अब देखो ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम हो गया, राइट? लेकिन मैंने अगर नीचे मल्टीप्लाई किया, मेरी मर्जी तो है नहीं, मैं कुछ भी कर दूं. अगर डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमिनेटर को भी x से मल्टीप्लाई करनी होगी. आई होप दिस इज क्लियर. तो फिर ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 480x. दिस विल बिकम 480x. ये दो अलग अलग कलर हो गए, डोंट गेट कंफ्यूज. उसी तरीके से ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम को सेम करना है. तो यहाँ तो x ऑलरेडी है, लेकिन अगर दोनों को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना होगा? इसको मुझे x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, इजंट इट? इसको x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगेन द सेम रीजन, अगर मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा. किससे? x माइनस 8 से. तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 3. ओके फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. या फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लोग लगाते हैं कि ये 480 अपॉन एक्स माइनस 8 है, 480 अपॉन एक्स है. तो ये डिनोमिनेटर को ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्टीमेटली क्या होगा? 480 इंटू एक्स. तो वही मिल गया 480 एक्स. और ये वाले न्यूमरेटर को ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 480 इंटू एक्स माइनस 8. तो अल्टीमेटली आपको वही चीज मिलने वाला है. तो आप चाहे जैसे भी करो, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. देखिए 480x तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, 480x लिख दिया, राइट? अब ये देखिए 480 इंटू एक्स विथ माइनस साइन, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? माइनस 480x हो जाएगा. एंड दिस माइनस 480 इंटू माइनस 8, सबसे पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. एंड व्हाट इज 480 इंटू 8? सबसे पहले 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 जा 64 का 4 आ गया. 6 नाउ 8 4 जा 32 और कैरी 6 किया था तो 34, सॉरी 32 प्लस 6 38. तो ये हो गया 38 और एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दो, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 3. आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस होल थिंग विल गेट डिवाइडेड बाय ये जो अपना एलसीएम था, यानी x इंटू एक्स माइनस 8. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों? ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. ये देखिए, ये प्लस 480x और ये माइनस 480x कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा? 3840 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 3. इज दिस क्लियर? इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ.
ये देखिए, और 3840 अपॉन ये x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, राइट, और ये x इंटू एट हो गया -8x, तो -8x ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 3 का मतलब मैं बोल सकता 3/1। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो ये न्यूमरेटर विद दिस डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 3 into x² - 8x, एंड दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि 3840 into 1, विच इज इक्वल टू 3840। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 3 into x² क्या होता है, 3x² होता है, एंड 3 into 8 क्या होता है, 24 विथ माइनस साइन, तो -24x हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 3840। अब सबको एक साइड कर दीजिए, यानी ये राइट को लेफ्ट में ला दीजिए, तो ये सब तो वैसे ही रहेंगे, 3x² -24x, और ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, -3840, एंड दिस इज इक्वल टू, राइट में कुछ नहीं बचा, 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज वी डिस्कस्ड कि अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 3x² -24x -3840। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई नो माई हैंड राइटिंग इज आई एम ट्राइंग, मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी ठीक कर लूंगा, ठीक है। बट फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, देन काइंडली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड डेफिनेटली शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फिर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।